ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में हरे रंग पर छिड़े घमासान की, जिसके केंद्र में एआईएमआईएम की नई नेता बनी महज 22 साल की सहर शेख हैं, जो हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में ठाणे के मुंब्रा इलाके से जीत कर आई हैं। लेकिन अपनी जीत की खुशी में सहर कुछ ऐसा कह गई जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने कहा वो आने वाले वक्त में पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगी। बीजेपी ने इसे धर्म से जोड़ दिया, पुलिस में शिकायत कर दी, सहर ने माफी मांगी, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि नया तूल और पकड़ लिया इस मामले ने। अब एआईएमआईएम के सीनियर नेता हैं इम्तियाज जलील, वो ये कहकर नया विवाद खड़ा कर चुके हैं उनकी पार्टी का इरादा पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का है। सवाल उठ रहा है, ये बयान संयोग है या फिर आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी सुर्खियों में है, उसके लिए एक नया प्रयोग है। ऐसा हराया पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। ओवैसी की पार्टी की नई नवेली नेता सहर शेख के इस बयान ने मुंबई की सियासत में भूचाल ला रखा है, क्योंकि मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने वाले जिस बयान पर सहर ने माफी मांग ली थी, पार्टी नेताओं का साथ मिला तो अब कह रही हैं नो सॉरी। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। स्टेटमेंट का प्योरली मतलब पार्टी लेवल पे था, उसको कम्युनलाइज किया गया। माफी मांगी है जिससे का दावा कर रही? नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, इससे 2 कदम आगे बढ़ गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता इम्तियाज जलील ने सहर शेख की टिप्पणी का समर्थन किया है। उनके बयान में धर्म के चश्मे से देखने को गलत बताया है, गले में भगवा गमछा डालकर खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश भी की। अफसोस इस बात का यह हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद इम्तियाज जलील ने कुछ ऐसा कहा जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। इम्तियाज जलील ने कहा उनकी पार्टी का इरादा पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का है। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। तो पहले सहर शेख ने अपने बयान से यूटर्न लिया, फिर पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने वाली बात कहकर इम्तियाज जलील ने विवाद की इस आग में घी डालने का काम किया। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना खुलकर मैदान में आ गए हैं। पार्टी नेता इम्तियाज जलील पर जोरदार जुबानी हमले कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। एमआईएम वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके हाथ में आ गई। वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम रिश्ते में एक जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। हिंदू अगर भड़क गया तो उसके बाद हैदराबाद में छुपने की जगह आपको नहीं मिलेगी। पूरे विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव नतीजे आने के बाद शुरू हुई थी। 16 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निकाय के नतीजे आए थे। सहर शेख ने एमआईएम के टिकट पर ठाणे के मुंब्रा इलाके से जीत हासिल की थी। सहर की ये जीत इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि एक बुरके वाली जीत कराई थी।
लेकिन इस जीत के जोश में शहर ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सवाल उठने लगे, सहर शेख का हरे रंग वाला बयान संयोग है या प्रयोग? क्या सहर शेख ने धार्मिक नजरिए से मुंब्रा को हरा करने की बात कही या पार्टी के झंडे के रंग में मुंब्रा को रंगने की बात कही? कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की कोई साजिश तो दिमाग में नहीं चल रही? सहर ने मुस्लिम कट्टरता की सोच के साथ तो बयान नहीं दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया तो सहर शेख के बयान के खिलाफ थाने पहुंच गए थे। MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किरीट सोमैया की शिकायत पर पुलिस ने सहर शेख से उनका पक्ष जाना था, उनसे पूछताछ की थी, उनका बयान दर्ज किया था। सफाई में सहर शेख ने कहा था उनका मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में इतने पेड़ पौधे लगेंगे कि पूरा मुंब्रा ग्रीन हो जाएगा, इससे था। मुंब्रा पुलिस के मुताबिक सहर शेख ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए चिट्ठी तक दे दी, जिससे किरीट सोमैया ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया। अपने बयान में उन्होंने लिखा कि यदि MIM पार्टी की बैठक में उनके भाषण से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं सार्वजनिक रूप से और लिखित रूप से माफी मांगती हूं और इस संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है। भविष्य में यदि वे ऐसा कोई बयान देती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद इस पूरे पत्र के नीचे एक सिग्नेचर है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुंब्रा पुलिस स्टेशन थाने अनिल शिंदे। ये जो लेटर है ये किरीट सोमैया की तरफ से जारी किया गया, लेकिन जब कल हमने मुंब्रा में सहर शेख से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरह की कोई माफी नहीं दी है। लेकिन अब शहर के यूटर्न के बाद इस पर सियासत 180 डिग्री घूम गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में रंग को धार्मिक कट्टरता से जोड़कर अपने अपने सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं और मुंबई चुनाव के बाद आने वाले चुनाव में इसी एजेंडे में जीत का जरिया तलाशा जाएगा, इसलिए रंग पर राजनीति जारी है। ऐसा हराया। उधर प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल रात शंकराचार्य के शिविर के बाहर हंगामा हो गया। शंकराचार्य की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य ने अपनी जान को खतरा बताया है। आखिर क्या वजह है कि शंकराचार्य जान को खतरा बता रहे हैं? क्यों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद अनंत कथा बन चुकी है और खत्म नहीं हो रहा है? आखिर क्यों इस मामले में सियासत भी अलग अलग रंग ले रही है? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे, उनके पास जैसा कि बताया धारदार हथियार भी थे और पिस्टल भी थी। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। जो राजा तानाशाह हो जाए उसके लिए भी हम कुछ ना बोलें। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है कि विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें। प्रयागराज के संगम पर 8 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जो हुआ उससे विवाद में नया मोड़ आ गया। शनिवार 24 जनवरी की शाम शंकराचार्य के शिविर के सामने अचानक भगवा झंडे के साथ कुछ लोगों की भीड़ आ गई और नारेबाजी करने लगी। हंगामे के दौरान ये लोग आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। हंगामा करने वालों को शंकराचार्य के समर्थकों ने रोकने की कोशिश की। दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत तक आ गई। हंगामा करने वाले कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देखिए यह शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर
आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं। उसके बाद कुछ 8 से 10 लड़के, युवा लड़के आते हैं, हाथ में भगवा झंडा होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं और हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब समझाया बुझाया और फिर वो जो है आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हुए यहाँ से निकल गए। समर्थकों के मुताबिक हंगामा करने वालों ने हाथापाई की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सीसीटीवी की बात कही गई तो वो लोग भाग निकले। इस पूरे मामले को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे। शंकराचार्य की ओर से पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी जान का खतरा बताया है। जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। हंगामे की घटना के बाद शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब से 500 युवा प्रयागराज आ रहे हैं, जो शंकराचार्य और उनके शिविर की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। इस बीच पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने के बाद शंकराचार्य ने इशारों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या शंकराचार्य पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि विवाद की शुरुआत से शंकराचार्य के निशाने पर सीएम योगी हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। शंकराचार्य सीएम योगी पर तो सख्त है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर नरम है। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार शंकराचार्य के समर्थन में दिख रहे हैं और उनसे बार बार धरना खत्म करने की अपील कर रहे हैं। हमने भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है कि विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें, संगम स्नान करके इस विषय का पटाक्षेप करें। ऐसी उनसे प्रार्थना। वो तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, वो उनकी भावना है संत के रूप में, वो जो भी बोलते हैं हम उनको शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। लेकिन जो विषय है, जो विवाद है, उस विवाद के पटाक्षेप के लिए हम पुनः भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपील करते हैं कि अब अपना विरोध समाप्त करके संगम स्नान करके। जाहिर है कि धर्म के नाम पर शुरू हुआ संग्राम अब सियासी घमासान का रूप ले चुका है और निशाने पर सीएम योगी की कुर्सी। ऐसे में विपक्ष भी इस विवाद को हवा देकर 2027 के लिए सत्ता की राह तलाश रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई हैं। शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बन करके इनके आएगा। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में, एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। शाही स्नान को तो मुगल भी नहीं रोकते थे, अंग्रेज भी नहीं रोकते थे, किसने रोका? शंकराचार्य विवाद को लेकर सियासत के साथ साथ संग्राम छिड़ा है, ये आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि ये विवाद की शुरुआत कहां से हुई। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी। शंकराचार्य के समर्थकों पर बैरिकेड हटाने का आरोप लगा, जबकि शंकराचार्य ने पुलिस पर सन्यासियों से मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने पवित्र स्नान से मना कर दिया। इसके बाद 19 जनवरी प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देते हुए उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए। 21 जनवरी को शंकराचार्य ने कहा कि हमारा और नोटिस देना प्रशासन का अधिकार नहीं। 22 जनवरी को फिर शंकराचार्य को नोटिस दिया गया। प्रशासन ने पूछा क्यों न जमीन आवंटन रद्द कर दिया जाए। इस पर शंकराचार्य ने साफ साफ कहा कि ये गैर कानूनी है और अगर हुआ तो कीमत चुकानी होगी। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर शंकराचार्य ने पवित्र स्नान नहीं किया और गौ प्रेरणा यात्रा नहीं निकाली। शनिवार की रात को हंगामा हो गया। हंगामे के बाद एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी ओर संत समाज भी पट गया है। अभी
हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ सन्यासी, कुछ शंकराचार्य, वो भी इस मामले के ऊपर कि हम जो है गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा का हमने कानून भी बना दिया और गौ माता को हमने भारत माता घोषित भी करा दिया, तब भी गौ माता पालनी तो पड़ेगी। साधु तो विवाद करता ही नहीं है, संवाद करता है, समाधान करता है। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हमें कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, हमने अभी प्रवचन में कहा, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती जाती है, इसलिए सत्ता के अभिमान में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की इच्छा पूरी करना। धर्म के नाम पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल राजनीति के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ है। मामला अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर जा रहा है, जो अगले साल होना है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस विवाद को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। देखना होगा कि उनकी कोशिश क्या रंग लाती है। अब बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों की, जिसका बीजेपी ही नहीं विपक्ष भी समर्थन कर रहा है, लेकिन इसे लेकर विरोध के सुर भी जोरदार तरीके से उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने इसे सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। तो आखिर क्या है यूजीसी के नए नियम और क्यों इनका विरोध हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कॉलेज में भेदभाव को खत्म करने की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की कोशिश पर घमासान मच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। तो सवाल यह है, आखिर यूजीसी को नए नियम क्यों लाने पड़े? नए नियम पर हंगामा क्यों मचा है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 ने साल 2012 में बने पुराने नियमों की जगह ली है। यूजीसी का मानना है पुराने नियम समय के साथ कमजोर पड़ गए थे, उनमें कई जरूरी बदलावों की जरूरत थी। नए नियमों को ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सके। यूजीसी ने साफ किया है कि नए नियम सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर भी लागू होंगे। यानी देश का कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन नियमों से बाहर नहीं रहेगा। हर संस्थान को एक इक्विटी सेल बनानी होगी जो छात्रों की शिकायतें सुनेगी और भेदभाव से जुड़े मामलों को देखेगी। अगर किसी छात्र को लगता है उसके साथ गलत हुआ है तो वो इस सेल में शिकायत कर सकता है। जो यूजीसी का इक्वलिटी को लेकर जो नया गाइडलाइन जारी हुआ, इसको मैं एक सकारात्मक कदम की ओर देखता हूँ। ऐसा इसलिए कि जो भी लोग पहले से बोल नहीं पाते थे, अपने आवाज़ को रख नहीं पाते थे, चाहे तो किसी पे आरोप लगाने से डरते थे, उन लोगों को बल मिलेगा ताकि वो अपनी बात को रख पाएँ। जो यूजीसी निकाला गया है बेहतर है। कितना होता है मुंह देख ली, मतलब कि यूजीसी का फायदा उठा लेता है और वंचित लोग मतलब कि उठा नहीं पाता है। छात्र ही नहीं विपक्ष भी नए नियमों का स्वागत कर रहा है। उसका कहना है जाति धर्म के आधार पर अगर कहीं शोषण होता है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पे जो शोषण हो रहा है उसका निराकरण हो, निराकरण के लिए कोई प्रयास हो, वो ठोस और सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। हम भी चाहते हैं और पूरा देश चाहता है। जो कार्यस्थल है वहाँ पे अगर कोई कार्य करते वक्त अगर किसी तरह का शोषण होता है और खासकर जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर होता है तो उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन इन नए नियमों का विरोध भी हो रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के जिन बिंदुओं पर विरोध हो रहा है वो हैं ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना और ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटाना। विरोधियों का तर्क है इससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और छात्रों को निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले पर किसी दंड का डर नहीं रहेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। हमारी मेन आपत्ति ये है कि ये जो ओबीसी, एससी, एसटी ये कास्ट नहीं है, ये क्लास हैं और इस डिफिनीशन से जनरल कैटेगरी को बाहर कर देने का मतलब ऐसे ही है जैसे अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल समय में एक रूल बनाया था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग अपराधी ही होते हैं। इस प्रकार से ये एक ऐसी लीगल प्रिजम्पशन पैदा करती है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता।
संत समाज भी इसके विरोध में खड़ा हो गया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इसे हिंदू समाज के लिए घातक बताया। ये आप पे भी खतरा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, रिटायर तो हो गए ना, बच्चे तो इसी समाज में रहने हैं, आपके भी बच्चे तो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मैदान में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्र सरकार का बचाव किया। निशिकांत दुबे ने लिखा, 10% आरक्षण गरीबों को देने वाले के खिलाफ कौन? ये पत्र है, पढ़ लीजिए, जिसमें यूजीसी साफ कह रही है कि किसी भी समाज, जाति, वर्ग, धर्म या संप्रदाय के तौर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 की मूल भावना का सम्मान मोदी गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने यूजीसी के उस लेटर को शेयर किया जिससे इस नियम को लागू बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है, जिसकी जो भी चिंता है उसे दूर किया जाएगा। सर, यूजीसी कमेटी में सर शामिल किया जा रहा है और अनिवार्य कर दिया है कि इससे सभी समाज नाराज है, सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। निशिकांत दुबे और शहनवाज हुसैन जहां यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन्हीं में शामिल है मृगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। मतलब साफ है, यूजीसी के नए नियम आने वाले समय में विवाद का नया अखाड़ा बन सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा सरकार इससे कैसे निपटती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।